बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 33 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहाँ से भी आपको ये नोट्स मिल सकते हैं, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अच्छा जी, चलते हैं। लेक्चर काफ़ी इजी है, लेकिन स्टार्ट से आपको थोड़ा सा मुश्किल फील होगा, आगे बहुत ही आसान है। सारा पीछे वाला आइजन वेक्टर्स और आइजन वैल्यूज़ वही वाला रिपीट है इसमें। टॉपिक है हमारा आज का डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम। फॉर अ डायनामिकल सिस्टम डिस्क्राइब बाय अ डिफरेंस इक्वेशन। डायनामिकल सिस्टम जो होता है ना, उसको बयान करने के लिए जिस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंस इक्वेशंस होती हैं। और डिफरेंस इक्वेशन आपके पास है x, उसके सबस्क्रिप्ट में आता है k+1 इज इक्वल टू ax, और x के सबस्क्रिप्ट में आता है k। Eigen values and eigen vectors provide the key understand the long term behavior and evolution of the system। मतलब कि आइजन वैल्यू और आइजन सिस्टम को वेक्टर्स को यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करते हो। आगे चलते हैं। कहता है वी विल सपोज डेटा मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल विद एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स। अब ज़रा यहाँ पर उसने एक टर्म यूज़ की हुई है जिसको वो कह रहा है इंडिपेंडेंट। अगर आइजन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते तो हम उसकी इक्वेशंस आगे नहीं बना सकते, वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइजन वेक्टर्स का इंडिपेंडेंट होना जो है ना, वो एक कंडीशन होती है। आगे क्वेश्चंस में भी मैं ये बार बात को रिवाइज करूँगा। V1 up to Vn and corresponding eigenvalues λ1, λ2 and λn for the convenience assume that the eigenvectors are arranged so that। अब देखें, आइजन वेक्टर्स जो हैं ऑब्वियसली एक अरेंजमेंट की शक्ल में होंगे ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो इसी तरह अगर आइजन वेक्टर्स जो हैं वो अरेंजमेंट में है तो आइजन वैल्यूज़ भी अरेंजमेंट में होंगी, जो कि है λ1 उसका मॉड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू λ2। ये सीक्वेंस है, इसको खैर छोड़ दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। असल बात जो है वो आपके पास अब शुरू होने लगी है। नंबर एक, ये फार्मूला है, इसको जेन में रखना है, और अब जो बातें होने लगी हैं उनको जेन में रखना है। सिंस V1 अप टू Vn आर द बेसिस ऑफ Rn, any initial vector x नॉट कैन बी रिटन यूनिकली एज। अब हमने एक चीज़ पीछे पड़ी हुई थी कि अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर स्पेस का एक बेस लेते हैं, और उस वेक्टर में से हम कोई एक एक्स वेक्टर या एक्स पार्ट ले लेते हैं, तो हम जो बेस के वेक्टर्स होते हैं उनको उस एक्स के लीनियर कम्बिनेशन की सूरत में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर यही उसने किया कि V1, V2, V3 और Vn जो है वो उसके पास वेक्टर्स हैं जो कि उसकी बेस के हैं, और ये C1, C2, Cn जो हैं ये उसके पास वेट्स हैं जो कि लीनियर कम्बिनेशन में लिखे हुए हैं। और x नॉट जो है वो कहता है कि ये आपके पास एक इनिशियल वेक्टर है, सिंस द Vi आर द आइजन वेक्टर्स। ठीक है, Vi जो है, I मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n तक I की वैल्यूज़ हो सकती है। तो Vi जो है ये आपके पास आइजन वेक्टर्स होंगे। अब ज़रा यहाँ पर x1 इज इक्वल टू ax नॉट कैसे आया, इसको ज़रा समझ लें, इसको समझ लें। लेट्स सी, आप क्या करते हैं कि k इज इक्वल टू 0 रखते हैं, k इज इक्वल टू 0 रखते हैं, किस में, डिफरेंस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 0+1। ठीक है ना, जो कि आपके पास अंडरस्टूड 1 होगी। और दूसरी तरफ क्या आएगा, a x, उसके सब्सक्रिप्ट में k की वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, ax नॉट।
ये यहाँ पर यही चीज़ है। इसको ज़रा उसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप खुद देख लीजिएगा, या कहते हैं तो मैं समझा देता हूँ। ये देखें, AX जो है वो आपके पास क्या होता है, C1 V1 होता है ना, मतलब X है ना आपके पास, X क्या है आपके पास, C1 V1। और अगर आपने AX की बात करनी है तो वो C1 A V1 होगा, C2 A V2 होगा, CN A VN होगा, ठीक है ना। तो AV आपके पास क्या आ रहा है, AV तो आपके पास लैम्डा आता है, ठीक है। तो ये आपके पास सॉरी, ए जो है वो आपके पास लैम्डा के इक्वल आ रहा है, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा C1 लैम्डा 1 V1 प्लस C2 लैम्डा 2 V2 अप टू CN लैम्डा n VN। अब ज़रा यहाँ पर एक जर्नल इक्वेशन है, जर्नल फार्मूला है इसका, उसको आपने देख लेना है, वो ज़रूरी है। वो आपके पास जो होगा ना, वो होगा एक्स के इज इक्वल टू C1 लैम्डा 1 की पावर के V1 CN लैम्डा n की पावर के VN। मतलब कि C1 से C2 C3 C4 इसी तरह ही लैम्डा की पावर के ही आएगा। लैम्डा 1 हो, लैम्डा 2 हो, लैम्डा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, आपके पास पावर में के ही आएगा। और के आपके पास कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल को हम देख लेते हैं। एग्जांपल बहुत इजी है, कहता है डिनोट द ऑल एंड वुड रैट, मतलब वो लकड़ी वाले जो चूहे होते हैं, लकड़ियां खाने वाले, पॉपुलेशंस एट टाइम के बाई एक्स के इज इक्वल टू ओ के आर के, वेयर के इज द टाइम इन मंथ्स, ओ के इज द नंबर ऑफ ऑल्स इन द रीजन स्टडीड, एंड आर के इज द नंबर ऑफ रैट्स measured in thousands. Suppose that, अब वो उसने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है कि ओ के प्लस 1 इज इक्वल टू 0.5 ओ के प्लस 0.4 आर के। इसी तरह ही उसने कहा कि आर के प्लस 1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है माइनस पी इंटू ओ के प्लस 1.1 आर के। ये आपको उसने वैल्यू गिवन दी हुई है। अब वो कह रहा है यहाँ पर ये जो आपके पास उसने इतना सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें वो यही बता रहा है कि जी अगर जो ऑल्स हैं उनको अगर रैट नहीं मिलेंगे तो उनकी सरवाइव की जो मतलब क्वांटिटी होगी वो मंथ में हाफ हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे यही चीज़ उसने बताई हुई है। आगे चलते हैं, इसको आपने खुद रीड कर लेना, इसमें मुश्किल कोई नहीं है, ये पैराग्राफ है सिर्फ, इसको आप समझ भी सकते हैं। असल बात जो है ना वो सोल्यूशन में है। सोल्यूशन से पहले जो उसने आपको गिवन दिया हुआ है वो पी की वैल्यू उसने दी हुई है, पी इज इक्वल टू 0.104, ये याद रखना है। ठीक हो गया। अब आपने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए लिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए लेके आपने क्या किया कि पी की वैल्यू को पुट कर दिया है, मतलब 0.104 को पुट किया। जब माइनस पी है आपके पास तो वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पी है ना, तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिससे आप आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं और करते भी हैं। यहाँ पर ये देख लें, यही लिखी हुई है। इसको यूज़ करके आपने आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। आइजन वैल्यूज़ आपके पास दो आएंगी, एक लैम्डा 1 होगा और एक लैम्डा 2 होगा। अब आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए लैम्डा 1 और 2 को आपने दो वेक्टर ड्राइव कर लेने। अब वो वेक्टर कैसे निकलेंगे वो भी मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बताना है। वेक्टर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स
इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू आपके पास है, आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर का आपके पास ए मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, तो ऑब्वियसली डायगोनल के ऊपर ही लैम्डा आएंगे ना सारे, बाकी तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के यही होता है ना कि डायगोनल के ऊपर आपके पास 1 होते हैं और बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा डायगोनल पे आ जाएगा और वहाँ से आपने क्या करना है, ए में से आइडेंटिटी और लैम्डा वाले मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। तो आपके पास कुछ इक्वेशंस फॉर्म वाली सूरत आ जाएगी। मतलब अब आपने, और x की जगह आपने क्या रखना है, x की जगह आप दो वेक्टर रख लो, v1 और v2, इस तरह करके, ठीक है। ये वाली शक्ल बना के यहाँ पर आपके पास ये वाला वेक्टर होगा, मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर v1 और v2 होगा। ये अंडर रूट नहीं है, इसको अंडर रूट नहीं समझ लेना। ये मैं इसको कर भी देता हूँ यहाँ पर v1 और v2, इसके साथ आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, दिस मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा। इसका आंसर जो होगा, ये ही नहीं उठा के लिख देना, इसका आंसर, और इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 0 0, ठीक है ना। जब आपके पास ये वाला सिचुएशन आ जाएगी तो आपने इन सब को, जो ऊपर वाले कांस्टेंट और इधर वाली वैल्यूज़ होंगी, ए माइनस लैम्डा आएगी, उनको v1 और v2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर लेना, और वहाँ से आपने फ्री वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। अब आपके पास फ्री वेरिएबल्स की वैल्यूज़ में से v1 और v2 आ जाएंगे, दो वेक्टर। ये कौन से वेक्टर हैं, ये आइजन वेक्टर्स हैं। अब आपने क्या करना है, वही इक्वेशन जो आपके पास उसने x नॉट इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 दी हुई थी, उस इक्वेशन को यूज़ करना है, ठीक है। अब आपके पास c1 और c2 की तो वैल्यू नहीं है, जबकि v1 और v2 की भी है, ठीक है ना। और सॉरी, x नॉट इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2, और वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो किस फॉर्म में जा रहे हैं आपके पास, वो आते हैं लैम्डा की फॉर्म में। यहाँ पर मैंने ऊपर आपको उसका जनरल फार्मूला जो है वो भी बताया हुआ है, ये देखें, ये इस फॉर्म में, ये वाले लैम्डा की फॉर्म में, ठीक है ना। तो लैम्डा 1 की वैल्यू भी आपके पास है, लैम्डा 2 की वैल्यू भी आपके पास है। सिंपल यही करना है कि जहाँ पर v2 है वहाँ पर v2 की वैल्यू रख दे, जहाँ पर लैम्डा 2 है वहाँ पर लैम्डा 2 की, जहाँ पर लैम्डा 1 है वहाँ पर लैम्डा 1 की, और जहाँ पर v1 है वहाँ पर v1 की वैल्यू रख देनी। अब आपके पास दो वेट्स आ गए, c1 और c2, और उनके साथ लैम्डा 1 और v1 और लैम्डा 2 और v2 वाले मैट्रिक्स भी आ गए, वैल्यूज़ भी आ गए। अब ज़रा आपने गौर करना है कि अगर आप लैम्डा 2 को, ये 0.58 है, अगर इसकी पावर k है, k में अगर आप जितनी भी पावर बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू कम ही होती जाएगी ना। तो लेट्स सी, हम इसको मान लेते हैं कि k की पावर जो है वो, k जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0.58 जो है ये ऑब्वियसली 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम c2 को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे c2 जो है ये 0 हो जाएगा, और 0 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा ख़त्म कर देंगे। पीछे आपके पास c1 बच गया। अब c1 की जो वैल्यू है उसमें आपने क्या किया जी, उसमें सिंपल सा काम, ये फार्मूला kx इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा c1 इंटू 102 1.02 की पावर k, और आगे आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये किया कि x, इसकी जो इक्वेशन है, डिफरेंस इक्वेशन, x इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 और लैम्डा की पावर k प्लस 1, इस तरह आपने, मतलब यहाँ पर k के साथ उसने प्लस 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी k के साथ प्लस 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हम k प्लस 1 को 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना, एक दफ़ा 1.02 की पावर 1 और एक दफ़ा 1.02 की पावर k के साथ। तो 1.02 c1
इंटू 1.0102 की पावर k, और साथ में v1 का मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, kx के आ रहा है ना। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि आपके पास x k+1 इज इक्वल टू आता है आपके पास a या लेमडा कह लो और x k के। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पर नीचे यही चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे ज़रा चलते हैं। आगे हमारे पास एक आ जाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ डायनेमिकल सिस्टम। काम कोई भी नहीं है। इन 2x2 मैट्रिक्स ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम एवोल्यूशन कैन बी enhance the algebraic calculation. We can view that what happens to an initial point x naught in R square when it is transformed repeatedly by the mapping x ax the ग्राफ। ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाना है। इसमें से MCQs भी आएगा, ठीक है। कहता है प्लॉट सेवरल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ डायनेमिकल सिस्टम के एक्स सबस्क्रिप्ट k+1 इज इक्वल टू ए एक्स सबस्क्रिप्ट में k है। a उसने आपको दे दिया हुआ है। a को यूज़ करते हुए आपने इसकी जो आइजन वैल्यूज़ होंगी वो फाइंड करनी है, फिर आपने आइजन वेक्टर फाइंड करने हैं। ये सारा प्रोसेस तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स तक चलता आ रहा है, ठीक है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आइजन वैल्यूज़ और आइजन वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली हैं उसने। इनको यूज़ करते हुए उसने आइजन वेक्टर्स भी निकाल लिए हैं। ये आपने खुद निकालने हैं। पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया था, अब मैं नहीं बता रहा, ठीक हो गया। अब वो वही फार्मूला के एक्स नॉट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 और एक्स के जो है वो आपके पास C1 लेमडा की पावर मतलब लेमडा 1 की पावर k और साथ में V1, इसी तरह ही लेमडा 2 की पावर k और साथ में V2 C2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया आपने कि जी ऑफ कोर्स के एक्स टेंड टू 0 बिकॉज 0.8 की पावर k एंड दिस बोथ आर अप्रोचेस टू 0। अब ज़रा एक चीज़ समझ लेनी है, जब वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान में होगी, पॉइंट्स में होगी, तो आप उसकी जितनी भी पावर इंक्रीज करते जाओगे वो वैल्यू जो है वो 0 के करीब आती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप ये 0.8 है, इसकी पावर 2 कर देते हो, 2 कर देते हो, स्क्वायर ले लेते हो इसका, तो ये कहाँ पे चली जाएगी? ये मेरे ख्याल से चली जाएगी 0.64 पे, कम हो गई ना। अब अगर आप इसका मज़ीद स्क्वायर लेते हो, 6.6 का स्क्वायर ले लेते हो, तो वो और कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर यही चीज़ उसने बताई है कि ये अप्रोचेस टू 0 कर जाते हैं और फिर आपके पास जो है ना वो बट द वेज के एक्स गोज टू वर्ड 0 इज इंटरेस्टिंग। अब इसका उसने एक आगे ग्राफ बनाया हुआ था, ग्राफ पेपर में आना नहीं था, लेकिन ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है MCQ, ये MCQs भी आ सकता है और आया भी है। कहता है द ओरिजिन इज कॉल्ड एन अट्रैक्टर, मतलब अट्रैक्टर अट्रैक्शन वाला, जो खींचने वाला, ट्रैक्टर वाला अट्रैक्टर नहीं है, ऑफ द डायनामिकल सिस्टम बिकॉज ऑल ट्रेजेक्ट्रीज टेंड टुवर्ड ओरिजिन ओ। दिस अकर्स वेन एवर बोथ आइजन वैल्यूज आर लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। जब आपके पास वैल्यूज जो हैं वो 1 से कम होंगी मैग्नीट्यूड में, तो आपका जो ग्राफ होगा, जो उसका जो ओरिजिन होगा वो अट्रैक्टर होगा, अट्रैक्शन वाला होगा, ठीक है। लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, ये कंडीशन है। आगे चलते हैं। आगे एक एग्जांपल है, एग्जांपल को आपने खुद करना है, देखना भी खुद है। अब इसमें जो पॉइंट बताने वाला है ना वो ये है कि अगर आपकी वैल्यू, आइजन वैल्यूज जो हैं वो 1 से ग्रेटर हो जाती हैं, तो आपके पास जो ओरिजिन होगा वो रिपेलर होगा। वो कौन सा होगा? रिपेलर होगा। ये 2 MCQs हो गए, ठीक है। ये पेपर में आएंगे भी इंशाल्लाह। अब आपने याद रखना है, जब वैल्यू 1 से कम होगी तो वो अट्रैक्टर होगा, जब वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो वो रिपेलर होगा। यहाँ पर रिमार्क्स में भी यही चीज़ उसने लिखी हुई है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को आपने खुद आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर हमने x पढ़ा था, x के सबस्क्रिप्ट में k+1 था, और दूसरी तरफ हमारे पास a इंटू एक्स की जगह x और सबस्क्रिप्ट में k होता था। लेकिन यहाँ पर उसने y लिख दिया और a की जगह उसने d लिख दिया, बाकी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप ज़रा इसको देख लें। ये सारा आपने देख लेना है, खुद ही करना है, क्योंकि मैंने नहीं करवाना, मैं 4 चैप्टर से करवा रहा हूँ। वीडियो बहुत लेंथी हो रही, इतनी लेंथी होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर पॉइंट है, कहता है ओ इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। पहले अट्रैक्टर था जब मैग्नीट्यूड 1 से कम हो गई, फिर रिपेलर था जब मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा हो गई। अब एक पॉइंट आ जाता है सैडल पॉइंट। बिकॉज वन आइजन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इन मैग्नीट्यूड एंड 1 इज लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। अगर तो एक वैल्यू जो है वो 1 से 1 से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, और एक जो है वो 1 से लेस हो, तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो सैडल पॉइंट, उसका जो ओरिजिन होगा ग्राफ का वो सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। 5 में भी आपने सेम एज इट इज़ प्रोसेस करना है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही काम करना है। और आपने ये बताना है कि जी ये सैडल पॉइंट है या उसने आपको गिवन भी दिया हुआ है कि ये सैडल पॉइंट है। ठीक है ना, आपने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और आगे उसका ग्राफ उसने बनाया हुआ था जो कि मैंने नहीं लिखा हुआ। आगे आ जाता है जी कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यूज़। कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यूज़ के बारे में आपने कल पढ़ा हुआ था कि कोई भी आइजन वैल्यूज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स वाली, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट रियल वेक्टर्स का होता है और एक इमेजिनरी वेक्टर्स का होता है। यहाँ पर यही था। आगे एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है। आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ये आइजन वैल्यूज़ जो होंगी ना, ये कॉम्प्लेक्स वाली होंगी। ठीक है ना, आयोटा की आएंगी। ठीक है, गिवन दी हुई हैं उसने। इससे आपने आइजन वेक्टर्स जो हैं वो भी आपको उसने गिवन दिए हुए हैं। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको समझ ना आए, बल्कि मैं आपको समझा ही देता हूँ फिर। कहता है लेट ए इज दिस हैज आइजन वैल्यू दिस विद आइजन वेक्टर्स दिस। ठीक है, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सिस्टम एक्स एंड ए एक्स के विद इनिशियल वेक्टर दिस दिस एंड दिस। अच्छा जी, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए ये वाला है। आइजन वैल्यू उसने हमें ये दे दिया, और आइजन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आ रहे हैं वेक्टर्स आए हैं, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, वो ये वाले हैं। अब ये 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, आल्सो द इनिशियल वैल्यूज़, मेरे ख्याल से ये यहीं पे ही बस हो गया है, इतना सही है। अगर आप देख लें, अगर आपको ये थोड़ी सी एग्जांपल और लेंथी लगती है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 एज इट इज़ है, जैसे कि आपने ऊपर की हुई है 6। तो बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 3x3 का मैट्रिक्स आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी नासर और मेरा भी। अल्लाह हाफ़िज़।